नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार आज सोमवार 4 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। खबरों के मुताबिक यह बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि 2024 चुनावी वर्ष को देखते हुए इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी सरकार का 10वां बजट होगा। बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी यह बजट पेश करेंगी और ये उनका पहला बजट होगा। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि यह ईडी का 8वां समन है। केजरीवाल अभी तक एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के सामने पेश होने की बजाय लिखित में अपने जवाब भेजे हैं और ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आज सोमवार को भी वह शायद ईडी के सामने पेश ना हो। वहीं पिछले समन पर आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया था कि जांच एजेंसी को समन जारी करने की बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बता दें कि ईडी ने ही अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समन को जानबूझकर नजरअंदाज करने को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर केजरीवाल कह चुके हैं कि एजेंसी ने अभी तक उन्हें ये जानकारी नहीं दी है कि उन्हें एक अभियुक्त के रूप में बुलाया जा रहा है, चश्मदीद के रूप में बुलाया जा रहा है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के प्रमुख की हैसियत से। वहीं ईडी के समन की वैधता पर अदालत में 16 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। माना जा रहा है कि यह पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद के साथ संभवतः अंतिम बैठक थी, क्योंकि अब अप्रैल मई के महीने में देश में लोकसभा चुनाव होना है। लगभग 8 घंटे चली इस बैठक में मोदी सरकार की 10 साल की सफलताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में मई 2024 में नई सरकार के गठन के बाद त्वरित कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदमों के 100 दिवसीय एजेंडे पर भी चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कल रविवार को नई दिल्ली में हज यात्रा के लिए दिशा निर्देश 2024 को रिलीज किया। इसके साथ ही उन्होंने हज सुविधा मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की। इस एप्लीकेशन से अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने में मदद होगी और इससे निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों का भी पता लगाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन स्थापित कराया है। वर्तमान एनडीए सरकार में हज यात्रियों के लिए कई सारी सुविधाएं विकसित की गईं। एनडीए सरकार के मंत्रालयों ने व्यवस्थित और सुविधाजनक हज यात्रा के लिए कई प्रयास किए हैं। आंकड़ों के जरिए उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले साल 4,300 महिलाएं बिना महरम हज पर गईं और इस साल बिना महरम हज के लिए 5,160 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य विधानसभा के 5 बार के सदस्य अरविंद धाली पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद यानी कल रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धाली कल रविवार को अपने समर्थकों के साथ भुवनेश्वर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, सांसद अपराजिता सारंगी और अन्य की उपस्थिति में वे बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेडी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं बचा और वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। धाली ने कहा कि घुटन महसूस करने के बाद मैंने पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गया, जहां पर आंतरिक लोकतंत्र है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच खबर सामने आई है कि कांग्रेस इस सीट से पीएम मोदी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उतार सकती है। पार्टी की केंद्रीय कमेटी को उम्मीदवारों के फीडबैक में यह सुझाव मिला है। हालांकि पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में मलिक दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी नेता अतहर जमाल लारी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस से अपील की जाएगी कि वाराणसी से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक को चुनाव लड़ाया जाए।
हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों के हिमाचल वापस आने के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। गृह मंत्रालय से यह पत्र सीआरपीएफ और वहां से हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को आया, जिसके बाद डीजीपी संजय कुंडू ने बागी विधायकों के संबंधित जिलों के एसपी को सुरक्षा देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुधीर शर्मा की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के लिए गृह विभाग से पत्र मिला है। इसके चलते उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को जिताया था। उसके बाद से यह विधायक हरियाणा सीमा के पास एक होटल में सुरक्षा में ठहराए गए हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। पटना के गांधी मैदान में कल रविवार को हुई जनविश्वास महारैली में विपक्ष ने केंद्र की बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि विपक्ष की इस रैली को चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं रैली के दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार पर की गई तीखी टिप्पणियों का बीजेपी और जेडीयू ने भी जवाब दिया है। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी नौटंकीबाजों की पार्टी है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आरजेडी के लोग लीडर नहीं एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये नेता नहीं अभिनेता है जो लोगों का मनोरंजन कर सकता है, बरगला सकता है, लोगों की भावनाओं को भड़का सकता है। बिहार की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरह का आज उन्होंने बयान दिया वो बताता है कि सत्ता से जाने की मन के अंदर कितनी हताशा, निराशा और खीज है। मुख्यमंत्री जी 17 महीनों में ही जाग गए। इन्होंने 17 महीनों में ही बिहार को लूट लिया। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 लाख की रैली का महागठबंधन का दावा बिल्कुल बेबुनियाद निकला। आरजेडी ने अपने मूल चरित्र में बदलाव करने की कोशिश तो की, लेकिन बदलने वाला कहाँ है। आर का मतलब राइट टू गुंडागर्दी, जे का मतलब जॉब फॉर लैंड और डी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फैमिली है। इस रैली से महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं बल्कि पुत्रों की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। परिवार के सदस्यों का नाम लेना यही परिवारवाद है। नीरज कुमार ने आगे महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगले 10 से 15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और अभी तक ना तो सीट शेयरिंग का पता है और ना ही साझा कार्यक्रम और ना ही नीतिगत मामला तय हो पाया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास रैली के लिए उपस्थित भीड़ को रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक बताते हुए अपने चाचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए उन पर भी तंज कसा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चाचा को बार बार क्यों बोलना पड़ता है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि अरे चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम, लेकिन एक बात कहेंगे, जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि मोदी जी कह रहे थे कि मोदी की मजबूत गारंटी है। मोदी जी हमारे चाचा की गारंटी लेकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि कोई हमारे चाचा की गारंटी ले सकता है क्या। तेजस्वी यादव ने आगे आरजेडी का मतलब बताते हुए कहा था कि आरजेडी का मतलब राइट्स, जॉब्स और डेवलपमेंट है। आरजेडी सिर्फ माई यानी मुसलमान और यादव की ही नहीं बल्कि माई बाप यानी मुसलमान, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीबों की पार्टी है। हाल ही में एनडीए सरकार में शामिल हुए आरजेडी के कई विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ विधायक इधर से उधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे, जनता जवाब देगी। हमारे पिता ना कभी डरे ना कभी झुके। जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा क्या डरेगा। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरजेडी नेता ने आगे बीजेपी को वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी कहा। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गई है, जिसमें राजनीति का सभी कचरा जा रहा है, सभी पार्टी का कूड़ा बीजेपी में चला जा रहा है। जनविश्वास रैली के दौरान आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। हमने भी अपनी 7 बेटी 2 बेटे, पति और पत्नी का खाता खुलवाया। सोचा कि करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन ठेंगा दिखा दिया।
लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को गिरा देने की हुंकार भरते हुए आगे कहा कि गठबंधन के सभी साथी मिलकर गोलबंद होकर इनको यहां से विदा करेंगे। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार है ना। अंत में लालू यादव ने गांधी मैदान में जुटी भीड़ को कहा कि चुनाव की तैयारी कीजिए, हम आपके बीच खुद आएंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए घने आबादी वाले इलाकों में मांस और मांसाहारी खाद्य पदार्थ की दुकानों को बंद किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मंदिर के 2 किलोमीटर की परिधि में होने की वजह से इन्हें बंद कराया जा रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि बेनियाबाग, नई सड़क और दाल मंडी के इलाकों में 26 दुकानों को नोटिस भेजने के बाद बंद कराया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के संदर्भ में उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है। खबरों के मुताबिक 18 जनवरी को वाराणसी नगर निगम के सदन में आदि विश्वेश्वर वार्ड नंबर 69 के सभासद इंद्रेश सिंह ने एक प्रस्ताव में मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की थी, जिसे पास कर दिया गया। वहीं दुकान बंद होने के बाद हाजी इकबाल अहमद नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि ये गलत है। पहले मेन रोड की दुकानों को हटाने की बात हुई थी, अब ये 2 किलोमीटर वाला नियम आया है तो हमारी दुकानें भी उसकी जद में आ गई हैं और हमें ऑर्डर नहीं दिखाया गया। कोलकाता हाईकोर्ट के मौजूदा जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल होंगे। गंगोपाध्याय अगस्त 2024 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने सहकर्मियों, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता अभिषेक बनर्जी पर लगातार टिप्पणी की वजह से विवादों में रहे हैं। संभवतः ये पहली बार है जब किसी मौजूदा जज ने कहा हो कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि मैं राजनीति में जा रहा हूं। मैं आज नहीं बताऊंगा कि किस पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन मैं कोर्ट में अपना थोड़ा बचा काम पहले निपटा लूं। कल मैं इसे खत्म कर लूंगा। इसके बाद मैं चीफ जस्टिस को मौखिक रूप से बता दूंगा और बाद में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दूंगा। बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय का ये बयान बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आया है। रूस और यूक्रेन में लंबे समय से जारी युद्ध के बीच रूस ने कल रविवार को दावा किया कि उसने क्राइमिया पर दागे गए यूक्रेन के 38 ड्रोन मार गिराए हैं। जारी किए गए वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि क्राइमिया के एक तेल डिपो के पास विस्फोट हुआ है। रूसी अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले के बाद रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। बता दें कि ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन पश्चिमी देशों से हथियार की आपूर्ति बढ़ाने की लगातार अपील कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।